को अपने मौका दिया जहां भी वो थे कि कुर्बान अली जी की बात से उन्होंने एक बात कही, वो ये कही कि सब एक लाइन बोल रहे हैं, जुडिशरी में सब लोग एक लाइन बोल रहे हैं और बाकी लोग जो है पार्टियां जो है वो बोल नहीं रही हैं। मैं उसकी जड़ों पे जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम उसकी जड़ों पे नहीं जाएंगे तो हम जो भी इलाज करना चाहेंगे वो इलाज शायद ठीक नहीं होगा। और जड़ें कहाँ है, मैं बात जॉन दयाल साहब कर रहे थे और सईदा अहमद जी कर रही थी, मैं और प्रशांत जी ने डॉक्टर अम्बेडकर की बात की, तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर की उस कहानी से शुरू करना चाहता हूं जिसको किसी ने देखा नहीं और जाना नहीं। अगर उस कहानी को हमने जाना होता, देखा होता और पकड़ा होता तो शायद हम समझ पाते कि इस देश में जो 1984 में सिखों को भुगतना पड़ा और जो आजकल मुस्लिम्स को भुगतना पड़ रहा है या ईसाइयों को भुगतना पड़ रहा है, वो हजारों सालों से दलित भुगतते आ रहे और उसको हमने देखा नहीं, हमने उसको नजरअंदाज किया। तो वो कहानी कैसी है कि डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा में सयाजीराव गायकवाड़ के यहां मिलिट्री सेक्रेटरी थे। आप समझते हैं मिलिट्री सेक्रेटरी भारत सरकार का डिफेंस सेक्रेटरी के बराबर का व्यक्ति, और उस डिफेंस सेक्रेटरी को उनका जो चपरासी था वो पानी नहीं पिलाता था, फाइलें उनके पास फेंक कर मारता था। ये हमारे समाज की सच्चाई थी। उसके अलावा एक सच्चाई और है कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ सारा प्रयत्न करके भी उनको बड़ौदा की अपनी रियासत में एक अदद मकान नहीं दिला सके। और फिर जैसे तैसे डॉक्टर अंबेडकर ने पारसी धर्मशाला में गए और वहां उन्होंने रहना शुरू किया, और जैसा होता ही है कि जात और छुआछात तो छुपती नहीं, तो पारसियों को पता लग गया कि ये तो अछूत व्यक्ति है, और अछूत व्यक्ति है तो उन्होंने फोर्सिबली लाठी डंडे के बूते पर डॉक्टर अम्बेडकर का सामान कमरे से निकाल के बाहर फेंक दिया। तो यही बात तो 1984 में सिखों के खिलाफ की गई, और यही बात जो है सईदा जी ने जिम क्रो कानून की बात की थी। जिम क्रो और अमेरिका में भी क्या होता था कि जो वाइट लैंडलॉर्ड होते थे, अगर कोई काला आदमी अपराध करता था तो उसको पेड़ पे लटका के सरेआम जला के मार देते थे। और लिंचिंग का असली शब्द वहीं से आया, ये हमारी सभ्यता का से नहीं है, हमारे नहीं, वो लिंचिंग तो अमेरिका से आई। तो मैं ये कहना चाहूं, इसलिए ये समझना चाहता हूं कि ये जो अर्ली साइंस थे हमारे समाज में, जो शुरुआती लक्षण थे, हम उनको नजरअंदाज करते रहे और नजरअंदाज किए तो आज धीरे 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 वो आग दलितों के घर से निकलकर सिखों के यहां गई, मुस्लिम्स के यहां गई, ईसाइयों के यहां गई, और इंतजार मैं चाहता हूं कि ये आपके दरवाजे तक ना पहुंचे, लेकिन हम रोक नहीं दे सकते। अगर आप रोकना चाहेंगे तभी रुकेगी, और इसके लिए जो बाकी हिंदू हैं उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको दिखाना पड़ेगा कि वही इस देश की समाज की सच्चाई है, अन्यथा सच्चाई बदल रही है। एक चीज मैं कहना चाहता था। दूसरा, मैं समझता हूं कि जो हमारे देश में जो आजकल प्रचार का तंत्र है, सरकार, आज इंडियन एक्सप्रेस बहुत बड़ा आर्टिकल डेमोक्रेसी के बारे में है, राम माधव जी का, और उन्होंने कहा है कि हमारे यहां बहुत बढ़िया डेमोक्रेसी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी है उसको दिखाना और डेमोक्रेसी होना, दोनों में मौलिक फर्क है। लीप पोत कर आप कुछ भी दिखा दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए, उससे डेमोक्रेसी बन नहीं जाती। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि ये जो बैठक हम यहाँ बंद कमरे में कर रहे हैं, क्या ऐसी बैठकें, क्या ऐसी सभाएं हम पब्लिक में जाकर कर पाए, तो हमें लगेगा कि डेमोक्रेसी है, अन्यथा ये डेमोक्रेसी नहीं है। मैं
और मैं जो देखता हूं कि जो देश में जो हालात हैं कि हम तो बहुत, मैं एक दलित व्यक्ति हूं और हम तो बहुत सदियों तक कैद रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जो हिंदुओं ने हमको कैद किया वो आज खुद अपने घरों में धीरे धीरे कैद होते जा रहे हैं और ये उनको अंदाजा नहीं हो रहा है कि वो कैद हो रहे हैं और अपनी ही घरों में कैद होकर वो अपने आप को पूरी दुनिया में अलग थलग कर रहे हैं। और इसका जो खामियाजा होगा वो हमें, हमारी डेमोक्रेसी पे एसेंशियली उसका होने वाला है। एक चीज और मैं जो बात हो रही थी, मैं नोट कर रहा था कि अपनी बात करने से पहले कि वो संजय जी बैठे हैं यहाँ पर, वो इंटरफेस, वो लव, आज क्या वो लव कमांडोज वाले संजय सचदेव हैं और आंदोलन के साथी हैं बहुत पुराने। इंटरफेथ मैरिज पर बहुत हल्ला हुआ है और होता है, और इंटरफेथ मैरिज में बहुत ही वायलेंट एक्शन है। लव जिहाद का एक पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने खड़ा कर दिया है। लेकिन इससे पहले भी भारत में इंटरकास्ट मैरिज में मर्डर होते हैं और ये वो लोग भी होते हैं जो इंटरफेथ मैरिज की बात करते हैं, वो भी शामिल है। ऐसा नहीं कि वो उससे अलग है। हमने देखा है कि कैसे दलित अगर लड़का है और अगर कोई गैर रिलीजन का व्यक्ति है, लड़की है, तो बड़े हादसे होते हैं। लेकिन मैं आपको जो आज हमारे देश में हालात है उसको लेकर मैं 2-3 छोटे-छोटे आंकड़े देखे, देन आई विल फिनिश माय कंक्लूजन कि क्या करना चाहिए। मैं आपको अभी क्या है कि जमायत उलेमा हिंद का एक जस्टिस इक्विटी मूवमेंट है, उन्होंने हेट क्राइम्स के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की है, ठीक है। और उन्होंने कहा, कैटेगरीज वाइज उन्होंने बताया कि देश में जो है करीब पिछले साल 2022 का उन्होंने डेटा पेश किया है, तो उस डेटा में उन्होंने कहा है कि 222 एक्ट्स ऑफ हेट उन्होंने रिकॉर्ड किए जो पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने एक्ट्स ऑफ वायलेंस, हिंसा के जो हेट से रिलेटेड जो हिंसा है उसके 95 केस उन्होंने रजिस्टर किए हैं और धार्मिक स्थानों पे हमले के जो केसेस हैं वो उन्होंने 62 रिकॉर्ड किए हैं। और धार्मिक मसलों को लेकर, धर्म के आधार के ऊपर लेकर जो हेट को लेकर जो है वो 33 पुलिस एट्रॉसिटीज उन्होंने रिकॉर्ड की। उनके पास बाकायदा रिपोर्ट है, रिपोर्ट में वो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं, बाकायदा खबरें उन्होंने पेश की है। और जो प्रेजुडिस को लेकर और डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, एक्सक्लूजन को लेकर करीब 85 केस उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने ये भी देखा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस के उन्होंने 8 केस रजिस्टर किए हैं और ऑनलाइन मीडिया मैनिपुलेशन, डिस्टॉर्शन को लेकर उन्होंने 22 केस बताए। लेकिन मैं एक चीज और, प्रशांत तो बैठे हैं कि हमारे संविधान की शुरुआत से ये पूरी कोशिश रही, डेमोक्रेसी की ये पूरी कोशिश रही कि एक्सक्लूजन को हम ऑफिशियल फिलॉसफी से हटा दें। और भारत के संविधान का ये सबसे बड़ा कदम था कि एक्सक्लूजन विल नॉट बी टॉलरेटेड इन लॉ और इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन की गाड़ी नंबर 178 खड़ी है, वो शायद रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो मैसेज आया नीचे से 178 कार नंबर किसी की हो तो जरा उसे आगे पीछे कर दें। लेकिन हमें ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आप सब लोगों को कि संविधान में जिस एक्सक्लूजन को मिटा दिया था और इंक्लूजन की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, पता नहीं क्या वजह है कि मौजूदा सरकार, मौजूदा पार्लियामेंट ने एक्सक्लूजन की पॉलिसी को एक कानून का रूप दे दिया है और वो कानून है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक निशान। अब और पॉलिटिकल पार्टियां, मेरी तो कुर्बान जी थोड़ी अलग थ्योरी, मेरा मानना यह है कि पॉलिटिकल पार्टी भी उसी तरीके के लोग चलाते हैं जिस तरीके के लोग आज सत्ता में हैं, तो इसलिए उनके लिए क्योंकि आइडियोलॉजिकली
थियोलॉजिकली वो उसी बैंड वैगन के हिस्सा है जिस बैंड वैगन ने हमारे देश को एक्सक्लूजन के गहरे गड्ढे में डाल दिया है। तो इसलिए मेरा समझ ऐसा है कि जब हम और